हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फाइबर टू फैब्रिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज की इस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे 4 टॉपिक के बारे में। ऊल क्या होता है, मतलब ऊन क्या होता है। देन हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल, मतलब ऊल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, मतलब गुण होता है। अगर आपको बहुत सारा कपड़ा दे दिया जाए और उससे पहचानना है आपको कि ऊल कौन है, तो आप उसके ऊल के प्रॉपर्टी को देखकर पहचानोगे। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे एनिमल्स डैट यील्ड ऊल, मतलब कौन कौन से एनिमल हमें ऊल देते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मोस्ट कॉमन सीप होता है। देन हम लोग फिर से बात करेंगे ऊल फ्रॉम अदर एनिमल्स, मतलब अदर एनिमल्स भी ऊल देते हैं, जैसे रैबिट, गोट, याक, कैमल्स और भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बोला था, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्लास 6 का NCERT एटलीस्ट रीडिंग लगा लेना है। या जब भी मैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ाऊँ क्लास 6 का, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में ओलंपियाड के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सब में जो ऑप्शन होगा वो क्लास 6 वाला भी यूज किया जाएगा। और इसका कुछ पार्ट आपको क्लास 8 में पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक नाम के चैप्टर में, जिसमें मेनली आपको प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, जो मैं सिंथेटिक फाइबर में बताया था आपको, मतलब मैनमेड फाइबर होता है प्लास्टिक, उसके बारे में। तो उसके बारे में आपको क्लास 8 में पढ़ना है। अगर आप क्लास 6 में नहीं पढ़ते हो, क्लास 7 में नहीं पढ़ते हो, अगर आप 8 में जाओगे, अगर ओलंपियाड की प्रिपरेशन करोगे, देन आपको पढ़नी पड़ेगी 6 वाली भी और 7th वाली भी। तो पहले से ही पढ़ कर रखिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हेडिंग लगाइए ऊल। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत सारे सीप के वैरायटी के बारे में बताने वाला हूं और इससे क्वेश्चंस आना फिक्स है, मतलब आपके ओलंपियाड में पूछे ही जाएंगे। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आज के इस लेक्चर से 1 क्वेश्चंस आना फिक्स है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए ऊल। ऊल ऊल आता कैसे है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहाँ से आता है। द कोट ऑफ हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। जैसे बकरी है, भेड़ है, तो उसके बॉडी पर क्या होता है, हेयर का कोट होता है, मतलब हेयर का एक परत होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लीस। तो सबसे पहले एक पॉइंट बनाकर लिखिए, द कोट ऑफ हेयर विच याक, शीप, गोट एज फ्लीस। द कोट ऑफ हेयर known as फ्लीस। जो हेयर का कोट होता है उसे हम लोग फ्लीस बोलते हैं। तो हेयर का कोट किसके किसके ऊपर होता है, याक के ऊपर, शीप के ऊपर, गोट के ऊपर। याक, गोट, शीप, मेनली यही है तीनों। ठीक है, इसके बॉडी पर, पूरे बॉडी में क्या होता है, हेयर होता है। उस हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं। जो फ्लीस होता है वो इंसुलेटिंग कवरिंग होता है, मतलब जो शीप है, गोट है, याक है, उसके बॉडी को कवर करके रखता है। ठीक है, ठंडा के दिन में उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है फ्लीस जो होता है वो होता है इंसुलेटिंग कवरिंग। इंसुलेटिंग कवरिंग, ये इंसुलेटिंग कवरिंग होता है, मतलब ये हीट को भेड़ के बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम
कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, मतलब जो जाड़ा का सीजन होता है उसमें इसे प्रोटेक्ट करने में, मतलब जाड़ा के सीजन में उसके बॉडी को बचाता है, उसके बॉडी के अंदर हवा को घुसने नहीं देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ एनिमल्स, और ऊल कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये जो जानवर है इसके फ्लीस से ऑब्टेन होता है। मतलब फ्लीस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में लिखिए हेयर। ये जो जानवर है उसके हेयर से ऑब्टेन होता है। तो ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ एनिमल्स। ऊल कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्लीस ऑफ एनिमल से, मतलब हेयर ऑफ एनिमल से। ठीक है, इसको नोट कीजिए। द कोट ऑफ हेयर नोन एज फ्लीस, जो हेयर का कोट होता है उसे हम लोग फ्लीस नाम से जानते हैं। किसके किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? याक, सिप, गोट के ऊपर। फ्लीस क्या होता है? इंसुलेटिंग कवरिंग होता है, मतलब वो हीट को बाहर बॉडी से निकलने नहीं देता है और बाहर का भी हीट आने नहीं देता है। जनरली बाहर अंदर का हीट बाहर नहीं निकलने देता और ना बाहर का आने देता है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, ठंड के सीजन में ठंडी से बचाता है। विंटर सीजन में ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ एनिमल्स, ये जो जानवर है इसके जो बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं उससे ऑब्टेन होता है। कैसे कैसे निकाला जाता है ऊल, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, इतना कर लिया नोट। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल के बारे में। ऊल का क्या क्या गुण होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये जो कपड़ा बना हुआ है ये ऊल का बना हुआ है। ठीक है, ये जो स्वेटर बना हुआ है, ये जो मफलर बना हुआ है वो ऊल का बना हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल। प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, इसी लेक्चर से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल। प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल, ऊल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऊल कहाँ से आता है? याक से आता है, गोट से आता है। तो ऊल क्या है? नेचुरल है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ऊल है नेचुरल, नेचुरल है। ठीक है, और ऊल जो होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल। ऊल बायोडिग्रेडेबल, ऊल जो होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऊल को आप मिट्टी के नीचे डाल दोगे देन वो सड़ जाएगा, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वही होता है, मिट्टी के अंदर डाल दो, कुछ समय बाद जब देखोगे तो उसमें रहेगा ही नहीं, मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब सड़ के खत्म हो जाएगा। सड़ाता कौन है पता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में वो उसे बर्बाद कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। मतलब ऊल क्या है? बायोडिग्रेडेबल। ये सब आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं पढ़े हो तो लिख लो, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय कौन कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में प्रेजेंट होता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में प्रेजेंट होता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे जगहों पर है, एयर में भी होते हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो सड़ा देता है। इसी का ऊल को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ऊल को रिन्यू भी कर सकते हैं, रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। जैसे ऊल का कुछ भी कपड़ा है, अगर वो खराब हो गया है देन उसकी जो पूरी बुनाई है उसको आप लोग खोलिए और उसे एक स्वेटर फिर से नया तैयार कर लीजिए। तरह तरह का डिजाइन बनाया जाता है पुराने ऊल से। तो ऊल को हम लोग रिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे जो ऊल खराब हो चुका है उसे हम लोग फिर से उसको फैक्ट्री में देकर रिन्यू भी करवा सकते हैं। ओके, तो ऊल क्या है? रिन्यूएबल भी है, या घर में मम्मी भी कर देती है, रिन्यू कर देती है ऊल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये जो वूलन कपड़ा होता है वो होता है फायर रेसिस्टेंट, मतलब इसमें आग जल्दी से नहीं लगता है। कैसा होता है? सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, फायर रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट मतलब इसमें आग जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ता है। अगर आप हाथ सेक रहे हो ठंड के दिन में, अगर वूलन क्लॉथ में थोड़ा बहुत आग भी लग भी जाए फिर भी जल्दी वो जलेगा नहीं, ठीक है। अगर जलेगा तो जैसे बाल जलता है और स्मेल आता है वैसा स्मेल इससे निकलेगा, तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि इसमें आग लग गया है। हाथ सेकने में अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कैसा होता है? फायर रेसिस्टेंट होता है। क्यों होता है फायर रेसिस्टेंस? इसका भी रीजन जानोगे क्या? इसके अंदर वूलन क्लॉथ के अंदर में वाटर और नाइट्रोजन का परसेंटेज थोड़ा हाई होता है, मतलब वाटर और नाइट्रोजन का कंटेंट हाई होता है। हाई कंटेंट ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजन, ये रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, फायर रेसिस्टेंट होता है वूल। ये सब प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछा जाएगा ऑप्शन के तौर पर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाई कंटेंट ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजन। और ये जो होता है वूल, वो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पहले लिखिए, वूल कैसा होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब अगर आप वूलन क्लॉथ पहने रहोगे देन आपको ठंड नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है बताइए? रीजन पता है? जो वूलन क्लॉथ होता है वो हमारे बॉडी के जो अंदर हीट प्रेजेंट होता है उसे बाहर नहीं आने देता है। वूलन क्लॉथ क्या करता है? फिर से ध्यान से सुनिए, हमारे बॉडी के अंदर हीट प्रेजेंट होता है और वो हीट बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। अगर हम लोग वूलन क्लॉथ पहनेंगे देन वो हीट बाहर नहीं निकलेगा। इसी कारण से हमारा बॉडी हॉट होता है। किसने? विंटर सीजन में हमारा बॉडी अंदर से हॉट होता है, गर्म होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का हीट बाहर नहीं निकल पाता है। वो जो वूलन क्लॉथ होता है, वूलन क्लॉथ में वूलन क्लॉथ है तो वूलन क्लॉथ के अंदर भी पोर पाया जाता है, पोर रहता होगा। ये रीज़न आपका यूजफुल नहीं है, ये रीज़न आपको नहीं पढ़ना, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई पूछ दे तो उसको आपको यही बताना है। वूलन क्लॉथ है तो उसमें भी पोर होगा। ज़्यादा तेज हो रहा है क्या? वूलन क्लॉथ है तो उसमें क्या होगा? पोर होगा। पोर जब प्रेजेंट होगा तो पोर से तो हीट बाहर निकल जाना चाहिए। मान लीजिए ये वूलन क्लॉथ है, ठीक है, ये वूलन क्लॉथ है तो इसमें पोर सब तो प्रेजेंट ही होगा, मतलब छोटा छोटा पोर तो प्रेजेंट ही है, छोटा छोटा तो पोर प्रेजेंट है, तो इसके थ्रू हीट हमारे बॉडी का बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो पोर है इस पोर में हवा ऑक्युपाई कर लेता है इस पोर को, मतलब ये जो पोर है इस वाले पोर को एयर ऑक्युपाई कर लेता है, मतलब एयर इस सारे पोर में भर जाता है। क्या होता है? एयर इस पोर में फिल हो जाता है, एयर फिल हो जाता है, ठीक है, इस पोर में। और इसके थ्रू क्या होता है? जब इस पोर में एयर फिल हो जाएगा तो एयर क्या होता है? नॉन कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो हमारे बॉडी का जो हीट है उसके थ्रू बाहर नहीं आ पाता है। मतलब वूलन क्लॉथ में भी पोर होता है, वूलन क्लॉथ में पोर होता है, बट उस पोर को हवा क्या करता है? पोर को कवर कर देता है और हमारे बॉडी के हीट को बाहर नहीं आने देता है। इसी कारण से हमें ठंड में वो जो स्वेटर पहनते हैं उससे गर्मी मिलती है। ऐसा नहीं कि स्वेटर बाहर का ठंडा अंदर इंटर नहीं करने देता है, ये कोई लॉजिक नहीं है। इसका जो ट्रू लॉजिक है यही है, हमारे बॉडी के हीट को बाहर नहीं निकलने देता है। जबकि फिर भी पोर प्रेजेंट होता है वूलन क्लॉथ में भी, बट उस पोर को कौन चीज़ कवर कर देता है? एयर कवर कर देता है, ठीक है। लॉजिक पता लग गया? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है वूलन क्लॉथ। आ गया समझ में? अगर लॉजिक कहीं आपसे कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी दिया तो अब बता दीजिएगा, ये नहीं समझ में आया नहीं है, इसे देख लीजिए या छोड़ दीजिए, इसे बस याद कर लीजिए, ठीक है। अब वूल जो होता है वो होता है इलास्टिक होता है और ड्यूरेबिलिटी होता है, मतलब टिकाऊ होता है।
नंबर क्या है, फोर्थ नंबर, हाँ, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल होता है, ऊल कैसा होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब टिकाऊ होता है, ठीक है। ड्यूरेबल होता है और इलास्टिक होता है। ड्यूरेबल एंड इलास्टिक, टिकाऊ होता है और लचीला होता है। उलेन क्लॉथ को आप खींच सकते हो, लचीला होता है और टिकाऊ होता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो उलेन क्लॉथ होता है ये, इसके पास एब्जॉर्ब करने की भी प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये वाटर को 30% तक एब्जॉर्ब कर लेता है। ये परसेंटेज भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ऊल के पास एब्जॉर्ब करने का अच्छा खासा टेंडेंसी होता है, एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। हमारे बॉडी को ये गर्म रखता है, लेकिन उलेन क्लॉथ भींगता नहीं है। जो वाटर बाहर में प्रेजेंट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, बट भींगता नहीं है, मतलब हमारा अंदर का कपड़ा भींगता नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप ओस में चल रहे हो, जो फॉग होता है फॉग में चल रहे हो और चलते चलते आपका पूरा कपड़ा भींग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग फॉगी डे में जनरली उलेन क्लॉथ ही पहनते हैं। उलेन क्लॉथ क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर स्टोर कर, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी को भींगने नहीं देता, 30% तक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऊल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वार्म विदाउट वेट, हमारे बॉडी को वार्म रखता है, विदाउट वेट, हमारे बॉडी को भींगने नहीं देता है, 30% तक एब्जॉर्ब कर लेता है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिखना है तो लिख लीजिए 30% तक। किसका, हम लोगों का, मतलब कोई आदमी है, पर्सन है उसका, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं। और जो उलेन क्लॉथ होता है वो तेजी से सूख भी जाता है। आप धो दो उलेन क्लॉथ को और उसे बाहर में डाल दो, देन वो तुरंत सूख जाएगा, बहुत लंबा समय नहीं लेता है। थोड़ा सा हैंड वाले रीजन में थोड़ा सा भींगा रह जाता है, बट वो क्लॉथ तुरंत सूख जाता है, ड्राइज फास्टर। उलेन का ये होता है अच्छा खासा प्रॉपर्टी, ड्राइज फास्टर, मतलब वो तेजी से सूख जाएगा। और उलेन क्लॉथ जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम होता है। उलेन क्लॉथ कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। उलेन क्लॉथ सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। आ रहा है समझ में सभी को। आसानी से इसके ऊपर हम लोग कलर भी चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई उजला कलर का ऊन है, उसके ऊपर हम लोग लाल कलर डाइको में जाकर आसानी से चढ़वा सकते हैं। तो इजली डाइज, मतलब उसके ऊपर हम लोग आसानी से कलर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर उलेन क्लॉथ पर एसिड गिर जाता है, मान लीजिए नींबू का रस गिर गया उलेन क्लॉथ पर, देन कुछ नहीं होगा, रेसिस्टेंट टू एसिड होता है। जैसे टॉयलेट एसिड आता है, टॉयलेट साफ करने वाला जो एसिड आता है, अगर वो भी गिर जाए उलेन क्लॉथ पर, देन वो डैमेज नहीं होगा। रेसिस्टेंस टू एसिड, एसिड से वो बचाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ओके। और भी प्रॉपर्टी बताऊं, जैसे अगर इसके ऊपर बेस गिर जाए, बेस क्या होता है, अब तक तो पढ़ ही चुके होंगे वो चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है, जैसे जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको मैं बता दूं, एसिड का एग्जाम्पल क्या है, नींबू, लेमन, HCl, HNO3। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख भी दूं क्या, ये सब तो आपको अभी तक याद ही हो गया होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। लेमन में कौन सा एसिड होता है, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा एसिड होता है, ठीक है। रेसिस्टेंट टू एसिड होता है, मतलब इस पर एसिड गिर जाएगा देन वूलन क्लॉथ डैमेज नहीं होगा। अगर इस पर बेस गिर जाएगा देन वूलन क्लॉथ डैमेज हो जाएगा, ठीक है। लो रेसिस्टेंस टू अल्कली, अगर इस पर अल्कली गिर जाए देन वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब लो रेसिस्टेंस टू अल्कली। लो रेसिस्टेंस टू अल्कली। अल्कली क्या होता है, सॉल्युबल बेस। जैसे बेकिंग सोडा है,
बेकिंग सोडा अगर वो इस पर गिर गया देन वो डैमेज कर देगा, किसको? वूलन क्लॉथ को। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाकर और उसमें वूलन क्लॉथ को साफ करने के लिए रख दिया। अगर रख दीजिएगा देन वो पूरा डैमेज हो जाएगा। और ये सब एक्सपेरिमेंट आपको घर में नहीं करनी है। नहीं तो ऐसा नहीं कीजिएगा, जो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाकर चेक करने के लिए एक वूलन क्लॉथ को उसमें डाल दीजिएगा और पूरा कपड़ा बर्बाद कर दीजिएगा वूलन क्लॉथ, और उसके बाद आपके घर में क्या हाल होगा सबको पता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे जलता है, बर्न स्लोली। इलेवन नंबर प्रॉपर्टी, और लिखिए बर्न्स स्लोली, धीरे धीरे जलता है। और इसमें से स्मेल कैसा निकलता है? स्मेल निकलता है बर्निंग हेयर जैसा, बर्निंग हेयर जैसा। किसी का बाल जल रहा है और जैसा स्मेल निकलता है वैसा ऊल जलेगा तो स्मेल आएगा, जिससे हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ऊल जल रहा है, वूलन क्लॉथ। मतलब इतना सारा इसका प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं ये वूलन क्लॉथ है। आ गया समझ में सभी को? अब आप वूलन क्लॉथ को पहचान लोगे? बताइए, पहचान लोगे या नहीं? ठीक है, तो जितना भी प्रॉपर्टी मैं अभी बताया ये प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछा जाएगा। हो गया? और प्रॉपर्टी लिखा दूं क्या? 11 हो गया, सफिशिएंट है। ठीक है, नोट कर लिए थे ये सब? नहीं किए थे तो बैक जाकर नोट कीजिए। अब ऊल को डैमेज और भी सारा जीव कर देता है। ऊल इज डैमेज बाय मोथ, मोथ होता है, मोथ वो डैमेज कर देता है, ये जीव होता है, इंसेक्ट होता है। और झिंगुर, झिंगुर का नाम सुने हो, बीटल, वो भी डैमेज कर देता है। ऊल इज डैमेज बाय इंसेक्ट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ऊल इज डैमेज बाय इंसेक्ट। ऊल को कौन कौन डैमेज कर देता है? इंसेक्ट करता है, और क्या करता है? बेस करता है। अब तो याद हो ही चुका होगा सभी को, ऊल इज डैमेज बाय इंसेक्ट। ठीक है, कौन कौन सा इंसेक्ट करता है? जैसे मोथ्स और बीटल्स। बीटल्स क्या होता है? जो रात में आवाज़ करते रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं झिंगुर। जो रात में चिल्लाता है उसे मम्मी क्या बोलती है? झिंगुर जैसा आवाज़ क्यों निकालते हो? इसी कारण से। बीटल क्या करता है? रात में एक अजीब टाइप का आवाज़ आपको सुनाई देता होगा, हर जगह पर सुनाई देता है आवाज़, तो वो आवाज़ बीटल ही निकाल रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मोथ क्या होता है? कीट, फतिंगा, पतंग, क्या क्या इसको बोलते हैं पता नहीं, कीट, पतंग, फतिंगा। लिखना है तो लिख लीजिए, मोथ का मतलब फतिंगा और बीटल्स का मतलब झिंगुर, जो कि आपको ठीक है। जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है ऊल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, वो होता है मेरिनो ऊल। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऊल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स इज मेरिनो ऊल। मेरिनो ऊल, ये क्या है? आर है। ये सबको समझ में आता है ना? मेरा आर एन जैसा होता है। ठीक है, तो मेरिनो ऊल। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऊल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज मेरिनो ऊल। जो सबसे कॉमन ऊल होता है वो होता है मेरिनो ऊल। ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? मेरिनो एक शिप का वैरायटी है, वहीं से ऑब्टेन होता है। लिख लीजिए, लिखना है तो ऑब्टेन फ्रॉम मेरिनो शिप। मेरिनो एक शिप है, उसी से ऑब्टेन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरिनो ऊल होता है वो सॉफ्टेस्ट ऊल पूरे देश भर में होता है। मेरिनो ऊल इज द सॉफ्टेस्ट ऊल इन द वर्ल्ड। मेरिनो ऊल इज द
सॉफ्टेस्ट ऊल इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने भी ऊल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है मेरिनो ऊल। ये एस लिखा हुआ है, ये क्या है? मेरिनो। ठीक से लिख दूँ क्या? मेरिनो। मेरिनो ऊल इज द सॉफ्टेस्ट ऊल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वाला VVI पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग बात करते हैं किस किस एनिमल से ऊल आता है। एनिमल्स दैट यील्ड ऊल। अब हेडिंग लगाइए एनिमल्स दैट यील्ड ऊल। हेडिंग लगाइए। चिच्ची पूरा बोर्ड गंदा हो चुका है। एनिमल्स दैट यील्ड ऊल। किस जानवर से ऊल आता है? तो सबसे पहले आपको ये चीज तो पता होगा, ऊल मेनली कहाँ से आता है? शिप से आता है। बेस्ट एनिमल कौन है ऊल के लिए? बेस्ट एनिमल्स कौन है ऊल के लिए बताइए? सीप है, मीन्स भेड़ है। बकरी से भी ऊल आता है, भेड़ बकरी सबसे आता है। ठीक है, चलिए अब आप एक चार्ट बनाइए। ठीक है, इसमें हम भेड़ का कुछ ब्रीड के बारे में आपको बताते हैं, भेड़ का कुछ प्रजाति के बारे में बताते हैं, और उसका ऊल का क्या क्वालिटी होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देन हम लोग बात करेंगे किस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए नेम ऑफ ब्रीड। इतना में सेट हो ही जाएगा। चलिए लिखते हैं नेम ऑफ ब्रीड। नेम ऑफ ब्रीड किस प्रजाति का है? इस ऊल का क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ ऊल। और किस स्टेट में पाया जाता है? किस स्टेट में वो भेड़ पाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहला है, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है लोही। LOHI, LOHI लोही। ये गुड क्वालिटी ऊन होता है, अच्छा क्वालिटी होता है। गुड क्वालिटी ऊल। ऊल का क्वालिटी अच्छा होता है, अच्छा क्वालिटी का ऊन होता है। ये जो लोही ब्रीड होता है शिप का, वो जनरली राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। राजस्थान एंड पंजाब, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है रामपुर बुसार। रामपुर बुसार सेकेंड, मार्कर चेंज कर लूं। हाँ, रामपुर बुसार। लिखते बुसैर है, पढ़ते बुसार है। रामपुर बुसार। ठीक है, रामपुर बुसार जो होता है वो ब्राउन फ्लिस होता है, मतलब उस भेड़ के जो बॉडी होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन हेयर। कैसा होता है? ब्राउन फ्लिस। ये भी अच्छा क्वालिटी का होता है, ब्राउन फ्लिस। ये जो होता है जनरली पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? यूपी के भी कुछ एरिया में पाया जाता है। लिख लीजिए उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश, यूपी। और कहाँ? बिहार। बिहार में नहीं पाया जाता। ठीक है, बिहार में कम सम। यूपी और हिमाचल प्रदेश में। शिमला गए हो घूमने? कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूपी और HP, हिमाचल प्रदेश। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझना है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड नंबर की हम लोग बात करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है बखरवाल। क्या है? बखरवाल। बखरवाल, बखरवाल थर्ड नंबर पर क्या है? बखरवाल है। जो बखरवाल होता है इससे उलेन शॉल बनता है। क्या बनता है? फॉर उलेन शॉल। बखरवाल से क्या बनता है? उलेन शॉल बनता है। ठीक है, बखरवाल। और शॉल कहाँ का फेमस है? सभी को पता होगा। कहाँ का फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर। ये नाम आपको याद रखना है। लोही किसका वैरायटी है? सीप का। रामपुर बुसार किसका है? सीप का। बखरवाल किसका है? सीप का। ये आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना है। इसी से एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ रैबिट का वैरायटी दे दिया जाएगा, कुछ कैमल का वैरायटी दे दिया जाएगा, तरह तरह का जीव का वैरायटी दे दिया जाएगा। पूछेगा इसमें से सीप का वैरायटी कौन है, रैबिट का वैरायटी कौन है, और वहां पर आप चीत हो जाओगे। ठीक है, इतना कर लिए। साउंड प्रॉपर जा रही है? नोट कर लिए थे या नहीं? कर लीजिए नोट, नहीं किए थे तो। कितना हो गया? 3। हाँ, अब फोर्थ नंबर में हम लोग बात करते हैं नाली के बारे में। नाली, नाली कीचड़ वाला नाली नहीं, ठीक है। नाली, नाली क्या चीज का नाम है? सीप का एक ब्रीड है नाली। नाली जो सीप का ब्रीड है इससे बनता है कारपेट। क्या बनता है? कारपेट। जो बिछाया जाता है रेड कारपेट, जो अच्छा वाला कारपेट होता है वो बनाया जाता है नाली सीप से। तो नाली से क्या बनाता है? ये कारपेट बनाने वाला ऊल है। कारपेट जो घर में बिछाया जाता है ऊनी वाला होता है, वो क्या चीज़ का बना होता है? नाली एक सीप है, उसी के वैरायटी से बना होता है। ये जनरली पाया जाता है राजस्थान पंजाब में ही पाया जाता है। ये जनरली ये भी राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, हरियाणा में भी पाया जाता है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी पाया जाता है। लिखना है तो लिख लीजिए कम सम अमाउंट में। ठीक है, नाली क्या बनाया जाता है? कारपेट ऊल है। ठीक है, और जो फिफ्थ नंबर है वो है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। मारवाड़ी इससे बनाया जाता है कॉस ऊल। COARSE, COARSE, इसे हम लोग पढ़ते हैं कॉस। क्या पढ़ते हैं? कॉस, कॉस, कॉस ऊल, कॉस ऊल। बोलो साथ में, बोलो कॉस ऊल, कॉस ऊल। ठीक है, स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं भी इसके स्पेलिंग पर कंफ्यूज ही रहता हूँ, पता नहीं अभी भी सही है या गलत। COARSE सही होगा। ठीक है, कॉस ऊल। कॉस का मतलब होता है मोटा, मोटा। ये मोटा ऊल होता है, मोटा ऊल। और ये जो ऊल होता है वो पाया जाता है मारवाड़ी, गुजरात में स्पेशली। गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये डेटा आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। और एक होता है पतनवड़ी, 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 पतनवड़ी। ये भी पाया जाता है गुजरात में ही। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। और इसका यूज हम लोग करते हैं होजियारी सामान में, फॉर होजियारी प्रोडक्ट। होजियारी प्रोडक्ट, होजियारी प्रोडक्ट क्या होता है? मोजा, सॉक्स, सॉक्स बनाने में हम लोग यूज करते हैं। लिख लीजिए, सॉक्स बनाने में यूज किया जाता है, मोजा बनाने में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए। कर लिया इतना नोट डाउन?
आ रहा है समझ में सभी को? मजा आ रहा है पढ़ने में? अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर, मतलब इस लेक्चर का, चैप्टर का नहीं। वुल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स, मतलब दूसरा जानवर, सीप को छोड़कर जो दूसरा जानवर है उससे आता है। और यहीं पर आपसे एग्जामिनर फंसा लेगा, मतलब बहुत सारे सीप का वैरायटी और इसके वैरायटी को मैच करा देगा, मिक्स कर देगा और क्वेश्चन पूछ के फंसा लेगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा खासा बोरिंग चैप्टर में से एक है। ठीक है, बट 3 क्वेश्चन आता है तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कैसा भी रहे। और याद भी करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे वुल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स। हेडिंग लगाइए, वुल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स। सीप को छोड़कर जो दूसरा जानवर है उससे ऊल आता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऊल है वो है अंगोरा ऊल। अंगोरा ऊल, ठीक है, अंगोरा ऊल। तो अंगोरा ऑब्टेन किया जाता है अंगोरा गोट से, सॉरी अंगोरा रैबिट से। अंगोरा ऑब्टेन किया जाता है गोट से भी। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा चीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अंगोरा ऊल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट। यहीं पर लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। अंगोरा ऊल obtained from अंगोरा रैबिट। इसको बॉक्स बनाइए, इस पॉइंट को, और इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। 50 बार इसको पढ़िएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अंगोरा ऊल कहाँ से आता है? अंगोरा रैबिट से आता है। अंगोरा ऊल कहाँ से आता है? अंगोरा रैबिट से आता है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, तब देन आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अंगोरा ऊल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा रैबिट। ये जो होता है वो होता है सॉफ्ट फाइबर, मतलब सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है, मतलब मुलायम के लिए। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। ये आता कहाँ से? अंगोरा रैबिट से आता है। क्या चीज़? अंगोरा ऊल, सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। और इसका जो फाइबर होता है, रेशा होता है, बहुत पतला होता है, थिन फाइबर होता है, मतलब बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, थिन फाइबर्स होता है। ठीक है, एकदम पतला फाइबर। और ये सिल्की टेक्सचर होता है, मतलब बहुत सिल्क होता है, जैसे बाल होता है ना, सिल्क। तेरे बाल में तो जू होगा। सिल्की टेक्सचर, या पेंटिन लगा लगा कर सिल्क बनाते हो, आता है ना, हेड एंड शोल्डर पेंटिन, ये सब का प्रचार, क्लिनिक प्लस। ठीक है, तो सिल्की, सिल्की मतलब बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट मतलब मुलायम। सिल्की मतलब क्या होता है? मुलायम, सॉफ्ट। सिल्की बाल मतलब सॉफ्ट बाल। मम्मा कहे सॉफ्ट सॉफ्ट बाल, ऐड आता है ना टीवी पर। तो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, थिन होता है, थिन फाइबर होता है और सिल्की फाइबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सबको समझ में आ रहा है या अभी नहीं आ रहा है? ठीक है, और ये जो होता है मच वार्मर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्या होता है? मच वार्मर, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हल्का भी होता है, लाइटर होता है। लाइटर होता है, लाइटर गैस जलाने वाला सेल, ठीक है, वो वाला लाइटर नहीं। लाइटर मतलब हल्का। ठीक है, जो चूल्हा होता है जलाने वाला, वो वाला लाइटर नहीं, गैस चूल्हा वाला लाइटर नहीं। ठीक है, तो लाइटर होता है मतलब हल्का होता है। मच वार्मर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और लाइटर होता है। और आता कहाँ से है ये? रैबिट से। रैबिट कितना छोटा होता है? इतना छोटा। तो ये तो महंगा होगा ही होगा, पता ही है सबको। लिख लीजिए, ये भी सड़ा हुआ सा पॉइंट, एक्सपेंसिव होता है। बेचारा रैबिट का क्या हाल होगा। हम लोग अगले लेक्चर में इसका पूरा रैबिट का ऊल खींचेंगे हम लोग, फ्लीस। ठीक है, तब रैबिट को बहुत दर्द होगा।
अब हम लोग बात करने वाले मोहेर के बारे में। मोहेर ये था रैबिट, अंगोरा रैबिट से आया, वो अंगोरा गोट से आएगा। मोहेर मोहेर, इसको पहले पढ़िए मोहेयर, मोहेयर ऐसे पढ़ के स्पेलिंग याद कीजिए, मोहेयर। और इसको हम लोग पढ़ते हैं मोहेर, 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 क्या पढ़ते हैं मोहेर। और इसको याद कैसे कीजिएगा, मोहेयर। स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत गलत भी पढ़ना पड़े स्पेलिंग सही करने के लिए तो कोई बात नहीं है, एक दो बार गलत पढ़ लीजिए और फिर से सही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे केजी क्लास में होता है ना, जब केजी 1 में रहे होइएगा, केजी 2 में, देन आपको मैम पढ़ाती होगी टॉल्क, TAL के टॉल्क, TL के टॉल्क। और वही मैम जब आप क्लास 2 में जाइएगा देन वही मैम आपको पढ़ाएगी टॉक, मतलब वो सही करवा देती है। वो गलत इसलिए पढ़ाती है ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही गलत करके थोड़ा बहुत स्पेलिंग याद कर लीजिए, फिर आप सही सीख जाएंगे, ठीक है। तो क्या है मोहेर, मोहेर। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, अंगोरा गोट से ऑब्टेन होता है क्या चीज, मोहेर। हाँ, अब ये भी पॉइंट को बॉक्स में बनाइए और दोनों पॉइंट को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन पक्का गलत होगा। यहीं से जनरली क्वेश्चन फंसाया जाता है, या तो मैच दी कॉलम में पूछ लिया जाएगा या कहीं भी पूछा जाएगा, एचीवर सेक्शन में भी पूछा जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आप फंसोगे अगर नहीं पढ़ोगे सही से तो, ठीक है। ये जो मोहेर का जो गोट पाया जाता है ये जनरली पाया जाता है हिली रीजन में। हिली रीजन कहाँ है बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में, हिली रीजन्स में मेनली पाया जाता है, हिली रीजन्स में, हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 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 ठीक है। और ये होता है ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है। मोहेर, मोहेर क्या पढ़ते हैं, मोहेर। और याद कैसे रखना, मोहेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लस्ट्रस भी होता है, लस्ट्रस, लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, 50 बार मैं बता चुका अभी तक, ठीक है। और ये ठंड के दिन में वार्म होता है, वार्म्स इन विंटर, ठंड के दिन में गर्म होता है, एंड कूल इन समर। अगर आप इसे गर्मी के सीजन में पहनोगे देन वो आपको ठंडक प्रदान करेगा, लेकिन पहन के घूमना नहीं है, ठीक है, नहीं तो सब समझेगा गया बंदा, ठीक है। तो गर्मी के दिन में पहनोगे देन आपको ठंडा लगेगा, और ठंडा लगेगा नहीं मतलब ठंडा बॉडी को प्रोवाइड कराएगा। और अगर आप ठंडा के दिन में पहनोगे देन गर्मी प्रोवाइड करेगा, और गर्मी के दिन में ठंडक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन समर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी कहाँ से आ रहा है, बकरी से आ रहा है, तो बकरी के देह पर कितना हेयर ही होता है, ऐसे याद रखना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसके बॉडी पर अच्छा खासा हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अच्छा खासा प्रेजेंट होता है फ्लेश, जहाँ से हम लोग ऊल निकालते हैं, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंगोरा गोट से आता है, वो अंगोरा रैबिट से आता है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करने वाले कश्मीरी के बारे में, इसको नोट कीजिए, ठीक है।
हो गया। थर्ड जो कपड़ा है वो है कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीरी शॉल। कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीरी क्या होता है? कश्मीरी शॉल मार्केट सब में अवेलेबल होता है। इसका जो कश्मीरी का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत फाइन होता है, मतलब बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो कश्मीरी, कश्मीरी जो कपड़ा होता है कैसा होता है? बहुत फाइन होता है। कश्मीरी मेला भी लगता है सब जगह पर। फाइन होता है, मजबूत भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, मतलब लंबा समय तक टिकाऊ होता है, मतलब ड्यूरेबल होता है। लाइट होता है, लाइट मतलब हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट टूल होता है। फाइन, स्ट्रॉन्ग, लाइट, सॉफ्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? कश्मीरी गोट से। ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट। कश्मीरी बकरी जो होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कश्मीरी बकरी कहाँ पाया जाएगा बताइए? कश्मीर में। लिखना है तो लिख लीजिए, अक्सरा हुआ था बात। कश्मीरी गोट है तो कश्मीर में ही पाया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसे फाइन धागा बनाया जाता है, उससे शॉल बनाया जाता है, ओवन फाइन थ्रेड, ओवन फाइन शॉल। और उसकी बुनाई करके, ओवन करके फाइन शॉल बनाया जाता है। कैसा होता है? फाइन होता है, फाइन शॉल बनाया जाता है, जिसे हम लोग पश्मीना शॉल भी बोलते हैं। ओवन करके क्या बनाया जाता है? फाइन शॉल बनाया जाता है, जिसे हम लोग पश्मीना शॉल भी बोलते हैं, कॉल्ड एज पश्मीना शॉल। कोई दिक्कत नहीं इतना में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पश्मीना शॉल, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं याक उल के बारे में, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। आपको पता था कि याक के भी बॉडी से हम लोग हेयर को उतार लेते हैं कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, याक के भी बॉडी से उतारा जाता है। ये जो लद्दाख में रहते हैं उनको पता होगा, तिब्बत वाले लोग सब, ठीक है, बट तिब्बत में मेरा लेक्चर देखेगा कौन, ठीक है। हो गया, रब कर दूं? चलिए, फोर्थ नंबर क्या है? याक उल, याक उल, याक उल। इसके बारे में किसी को पता नहीं होता, अननोन है, अननोन, पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। जो याक से भी उल आता है, लेकिन ये भी स्पेशल टाइप का फाइबर है उल। ये जो याक उल है ये भी स्पेशल टाइप का फाइबर है, स्पेशल फाइबर है, स्पेशल टाइप का फाइबर है, ठीक है, स्पेशल टाइप का फाइबर है। क्यों ये जाना जाता है? इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब खींचोगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, स्ट्रेंथ। क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, और ये मुलायम भी होता है, ठीक है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, और ये सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। स्पेशल टाइप का फाइबर है, क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, गर्मी के लिए जाना जाता है, सॉफ्टनेस के लिए जाता है। और कॉमनली कहाँ पर यूज किया जाता है बताइए? कॉमनली कहाँ पर यूज किया जाता है? तिब्बत में यूज किया जाता है, लद्दाख में यूज किया जाता है, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैमल्स के बारे में। तब तक मैं अपना चेक कर लूँ, साउंड जा रही है प्रॉपर? हाँ सही है, ठीक है, कर लिया इतना नोट डाउन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैमल्स के बारे में। कैमल्स से भी हम लोग फ्लीस निकालते हैं, हेयर निकालते हैं, समझ रहे हैं ना?
अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके बॉडी से भी हेयर निकलवाएंगे, पूरा बॉडी से छिलवा देंगे, ठीक है। चलिए 5th नंबर लिखिए, कैमल्स। कैमल्स कैमल्स के भी बॉडी से हेयर निकाला जाता है, मतलब क्या निकाला जाता है, फर, फर निकाला जाता है। फर क्या होता है, हेयर निकाला जाता है कैमल के बॉडी से। क्या चीज़ के तौर पर यूज किया जाता है, यूज एज वूल, ऊन के तौर पर यूज किया जाता है। इसका जो सबसे बेस्ट मतलब कह सकते हैं फैमिली होता है वो होता है लम्मा, लामा, LLAMA, पढ़िए इसको, LLAMA, इसको हम पढ़ते हैं लामा, लामा। और होता है एक अल्पाका, क्या होता है, अल्पाका, अल्पाका, अल्पाका। लामा और अल्पाका ये क्या है, कैमल का एक्चुअली फैमिली होता है, कैमल फैमिली है। इसका ऊल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कैमल का एक फैमिली है। इसका ऊल कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, सॉफ्ट। ये जाना जाता है जनरली सॉफ्ट के लिए, सब ऊल तो सॉफ्ट के लिए ही जाना जाता है, गर्मी देता है, सब में एक ही चीज़ बैठा देना है, और फाइन भी होता है। लिख दीजिए एक ही कथा कहानी सब में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जनरली पाया जाता है साउथ अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, फाउंड इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक और होता है, एक और भी इसका वैरायटी है वक्यूना। क्या बोला जाता है, लिखते हम वाई क्यूना है, पढ़ते वक्यूना है। क्या लिखते हैं, वाई क्यूना, वाई क्यूना, वाई क्यूना, पढ़ते क्या है, वक्यूना, वक्यूना। लिखना है तो लिख लीजिए कहीं पर। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये भी क्या है, कैमल का एक फैमिली है, मेंबर ऑफ कैमल फैमिली है। और ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव है। ये भी कैमल फैमिली का एक मेंबर है। ये क्या है, मेंबर ऑफ कैमल फैमिली, मेंबर ऑफ कैमल फैमिली, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ ऊल के बारे में, ठीक है। किस किस चीज़ पर उनका क्वालिटी डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, रब कर दूं, चलिए हेडिंग लगाइए, क्वालिटी ऑफ ऊल। क्वालिटी ऑफ ऊल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। लिख लीजिए ये भी बात, क्वालिटी ऑफ ऊल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। उनका जो क्वालिटी होता है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे ये वेरी करता है शिप टू शिप, मतलब वन ब्रीड ऑफ शिप टू अनदर ब्रीड, मतलब एक किसी ब्रीड का अच्छा होगा तो दूसरे का थोड़ा उससे कम होगा, ये वेरी करता है। सबसे पहला लिखिए, वेरीज फ्रॉम, जनरली शिप का ही ब्रीड होता है, वन ब्रीड ऑफ शिप टू अदर। ये सारा हुआ सा एक टॉपिक है, छोटा सा है 5 मिनट का, ठीक है। और थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, कितना मोटा ऊन है उसका, कितना मोटा उसके बॉडी में ऊल है, मीन्स फ्लीस है, ठीक है। लेंथ पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है कितना लेंथ है उस ऊल का, ठीक है।
शाइनिंग पर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा वो चमकदार है, देखने में कितना अच्छा है उतना अच्छा रहेगा। और ये डिपेंड करता है कलर पर भी डिपेंड करता है, उजला कलर अच्छा लगेगा। और ये डिपेंड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ पर भी, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर भी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना वो मजबूत है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आ गया समझ में? क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड अपन बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसा कि शिप टू शिप वेरी करता है, थिकनेस पर कितना ज़्यादा मोटा है उसके ऊपर, लेंथ पर कितना लेंथ है उस ऊल का, ठीक है, शाइनिंग पर कितना ज़्यादा चमकदार है, कलर पर किस कलर का है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना मजबूत है, उसको खींचने पर ऐसा तो नहीं टूट जाता है। ठीक है, तो यहीं पर होता है लेक्चर नंबर 2 समाप्त। और कल के क्लास में हम लोग और कुछ ऊल के बारे में बातें करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय।